हाँ बच्चों, हेलो, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट किया था, ग्लूकोज के बारे में हमने समझा था कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या मिला था? C6H12O6। कैसे ग्लूकोज मिला था? तो स्टार्च हो या फिर सुक्रोज हो, उसका हाइड्रोलाइसिस किए थे HCl H2SO4 के प्रेजेंस में। उसके बाद वेरियस रिएक्शन ग्लूकोज का कराए थे, HI के साथ प्रोलॉन्ग हीटिंग किए थे तो एन हेक्सेन मिला था। तो यहां से इंफॉर्मेशन ये मिला था कि ग्लूकोज एक लीनियर चेन मॉलिक्यूल है, कोई ब्रांचिंग नहीं, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है क्योंकि एन हेक्सेन मिला था। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था? ग्लूकोज का रिएक्शन NH2OH से कराया था, HCN से कराया था, तो साइनोहाइड्रीन मिला था HCN से रिएक्शन कराने पर, और NH2OH से रिएक्शन कराने पर ऑक्जाइम मिला था। तो यहां से ये पता चला था कि ग्लूकोज में कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल ग्रुप है, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो। उसके बाद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कराया था, और वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने Br2OH लिया था। तो वहां पर हमें क्या मिला था? ग्लूकोनिक एसिड मिला था। उससे यह पता चला था कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड ग्रुप है। उसके बाद एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटाइल क्लोराइड के एक्सेस में रिएक्शन कराया था तो पेंटा एसीटेट मिला था। इससे यह पता चला था कि 5 OH ग्रुप है। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 से रिएक्शन कराया था तो सैकरिक एसिड एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिला था। इससे यह पता चला था कि ये 5 OH ग्रुप में एक अल्कोहल जो है वो प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्डिहाइड, वीक अल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर ही देगा, 1 डिग्री अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर दिया। और यहां से हमें पता चला था कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है एक 6 कार्बन का लॉन्ग चेन है जिसमें 5 OH ग्रुप है, एक OH ग्रुप जो है प्राइमरी अल्कोहल है और एक अल्डिहाइड ग्रुप है। उसके बाद फिशर साहब एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होगा, जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होगा, रामलाल राम राम याद आया ना? C डबल बॉन्ड O, यहां पर H, यह CH2OH, यहां पर OH आया, यहां पर H आया, यहां पर OH, यहां पर H, यहां पर OH और यहां पर H, फिर यहां पर OH, यहां पर H। राम लाल राम राम। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमें मिला था। इतना कुछ करने के बाद जब हमें ग्लूकोज मिला तो अल्डिहाइड कीटोन में हमने सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड टेस्ट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड टेस्ट। तो जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड टेस्ट कौन देता था? ऑल एल्डिहाइड एंड ऑल एलिफेटिक मिथाइल कीटोन। तो भाई इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो NaHSO3 से रिएक्शन कराने पर, NaHSO3 से एक रिएक्शन कराते थे तो हम लोग क्या मिलता था? सॉल्युबल एक प्रोसिपिटेट मिलता था, सॉल्युबल या सॉलिड मिलता था, आप बोल सकते हो, सबसे अच्छा वर्ड है, सॉल्युबल सॉलिड मिलता था, क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलता था जो कि सॉल्युबल था, वाटर सॉल्युबल था। तो इसे ये अगर ग्लूकोज है तो इसमें NaHSO3 मिलाने पर हमें क्या मिलना चाहिए? सॉल्युबल सॉलिड मिलना चाहिए, लेकिन वो क्रिस्टलाइन सॉलिड यहां पर मिल ही नहीं रहा था। पहला प्रॉब्लम ये आया। दूसरा प्रॉब्लम क्या आया कि जो ग्लूकोज का रिएक्शन आपने कराया था किस चीज से? एसिटिक एनहाइड्राइड से, CH3C डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड OCH3। तो यहां से मिला था पेंटा एसीटेट, और इस पेंटा एसीटेट जो बना होगा तो वो तो OH से ही रिएक्शन करके बना होगा ना। यहां पर OH में C डबल बॉन्ड OCH3C डबल बॉन्ड OCH3C डबल बॉन्ड OCH3C डबल बॉन्ड OCH3C डबल बॉन्ड OCH3। तो C डबल बॉन्ड OH तो फ्री है ना, लेकिन इसका रिएक्शन जब हमने कराया NH2OH से तो जो हमें ऑक्जाइम मिलना चाहिए था वो रिएक्शन ही नहीं किया। जबकि पेंटा एसीटेट अगर इसका बनाया जाए तो ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट क्या बनेगा? अगर ये स्ट्रक्चर ग्लूकोज का होता तो इसका पेंटा एसीटेट बनता C डबल बॉन्ड OH, और यहां पर कार्बन पे ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड OCH3। दूसरा पेंटा एसीटेट क्योंकि यहां का OH इधर है तो C डबल बॉन्ड OCH3, यहां पर OC डबल बॉन्ड OCH3 और यहां पर भी OC डबल बॉन्ड OCH3।
1 2 3 4 5 कार्बन आया, और यहां पर CH2O C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज। लेकिन अगर ये पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज होगा तो ये पार्ट यहां पर है अल्डिहाइड, और इस अल्डिहाइड को NH2OH से रिएक्शन करना चाहिए था, ऑक्साइन बनाना चाहिए था, लेकिन ये भी अल्डिहाइड रिएक्शन नहीं कर रहा है। पेंटाएसिटेट रिएक्शन कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो ना तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट से इसका रिएक्शन हो रहा है ग्लूकोज का, ना तो पेंटाएसिटेट का ऑक्साइन बन रहा है। और तीसरा रिएक्शन, जब हमने इसका सिर्फ रिएजेंट से रिएक्शन कराया तो देखा कि रिएक्शन ही नहीं हो रहा है, जबकि ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता, इसमें अल्डिहाइड है, सिर्फ रिएजेंट से रिएक्शन करता तो क्या बनता? ग्लूकोनिक एसिड बनना चाहिए था। ये तो बन ही नहीं रहा है। तो सोचो, साइंटिस्ट लोग ने इतना मेहनत किया कि ग्लूकोज का ये मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये है, ग्लूकोज का अरेंजमेंट ये है, और इतना सारा रिएक्शन कराया गया, ये सब रिएक्शन ही नहीं हो रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि ग्लूकोज में अल्डिहाइड नहीं है? क्योंकि अल्डिहाइड होता तो ये तीनों रिएक्शन होते, जबकि ये सब रिएक्शन कराया गया तो ये हो ही नहीं रहा। मतलब ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो ये नहीं है। सोचो कैसा लगा होगा साइंटिस्ट लोगों को कि इतना कुछ रिएक्शन कराने के बाद तो पता चला कि ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, और ये निकालने के बाद स्ट्रक्चर, ये सब रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो उन लोगों से बोला गया कि भाई ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर नहीं है। तो फिर है क्या ग्लूकोज? तो इसे नोट करें कि ग्लूकोज जो हमें मिला उसका ये रिएक्शन नहीं हुआ, उसके पेंटाएसिटेट NH2OH के साथ रिएक्शन नहीं किया, वो ग्लूकोज जो था सिर्फ रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं किया। इसका मतलब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये नहीं है। क्या है इसे देखते, नोट करें। तो पता से क्या चला? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला था कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये था। क्या? रामलाल राम राम। लेकिन ये 3 रिएक्शन कराए तो ग्लूकोज रिएक्शन ही नहीं कर रहा था। इसका मतलब वो जो स्ट्रक्चर मिला है वो नहीं है। और दिनों के बाद पता चला कि नहीं, ग्लूकोज तो 2 तरह से एग्जिस्ट करता है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कितने होते हैं? 2 ग्लूकोज होते हैं। एक अल्फा डी ग्लूकोज। कौन सा? अल्फा डी ग्लूकोज। और एक ग्लूकोज जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 419 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है उसका? 419। जबकि जो बीटा डी ग्लूकोज होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 423 केल्विन। और कैसे मिलता है? आप ग्लूकोज लो और ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाओ। तो आपने क्या लिया? ग्लूकोज सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड ग्लूकोज का सॉल्यूशन लिया और इसको हमने क्या किया? क्रिस्टलाइन किया। क्या किया? क्रिस्टलाइजेशन। ग्लूकोज लिया और उसका क्या किया? क्रिस्टलाइजेशन। इसको अच्छी तरह से मैं नोट कर दे रहा हूं। ग्लूकोज लिया और उस ग्लूकोज का क्या कराया गया? क्रिस्टलाइजेशन। ग्लूकोज का क्रिस्टलाइजेशन किया गया 303 केल्विन पे। अगर क्रिस्टलाइजेशन किया गया तो अल्फा डी ग्लूकोज मिला जिसका मेल्टिंग पॉइंट कितना था? 419 केल्विन। और यही 371 डिग्री पे केल्विन पे अगर क्रिस्टलाइजेशन किया गया तो यहां से क्या मिला? बीटा डी ग्लूकोज जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या था? 423 डिग्री केल्विन या 423 केल्विन। तो अगर बात करें ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर बना पड़ा वो नहीं था, क्योंकि अगर वो ग्लूकोज होता तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करता। वो ग्लूकोज होता तो उसका पेंटाएसिटेट NH2OH से रिएक्शन करके ऑक्साइन बनाता। अगर वो ग्लूकोज होता तो सिर्फ रिएक्शन करके ग्लूकोनिक एसिड बनाता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। बाद में ऐसा पता चला कि नहीं यार, ग्लूकोज जो है वो तो 2 तरह के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा कहां से आया ये बाद में बात करेंगे, और एक बीटा डी ग्लूकोज। अगर अल्फा डी ग्लूकोज की बात किया जाए तो कैसे मिलेगा? ग्लूकोज का हमने सोल्यूशन लिया, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, और उसको क्रिस्टलाइज किया 300 केल्विन पे। क्रिस्टलाइज करेंगे तो क्या मिला? अल्फा डी ग्लूकोज।
तो देखो यहां पर क्वेश्चन में कुछ छुपा हुआ है, 303 केल्विन। 303 केल्विन का मतलब कितना हुआ? 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर। तो अगर आपसे यह बोला जाए कि ग्लूकोज के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को क्रिस्टलाइज किया जाए तो क्या मिलेगा, तो आंसर क्या होगा? अल्फा डी ग्लूकोज। लेकिन हॉट एंड कंसंट्रेटेड, यहां पर 98 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर। देखो 371 केल्विन, 273 केल्विन का मतलब 0 डिग्री, तो यहां से कितना आ जाएगा? 98 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उस टेम्परेचर पे आपने अगर क्रिस्टलाइन किया, मतलब हॉट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यहां पर लिया, तो क्या मिलेगा? बीटा डी ग्लूकोज। एनसीईआरटी में पॉइंट दिया हुआ है कि ग्लूकोज सॉल्यूशन को, कंसंट्रेटेड ग्लूकोज सॉल्यूशन को 303 केल्विन पर क्रिस्टलाइन किया जाता है, वहां पर हॉट वर्ड का यूज नहीं किया है क्योंकि ये रूम टेम्परेचर है। तो यहां से अल्फा डी ग्लूकोज मिलेगा जो कि 419 केल्विन उसका मेल्टिंग पॉइंट है, जबकि वही 371 केल्विन पर क्रिस्टलाइज करने पर बीटा डी ग्लूकोज मिलेगा जिसका 423 केल्विन क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। तो अब बात आती है कि ग्लूकोज होता क्या है, किस तरह से ग्लूकोज मिलता है। तो ग्लूकोज में तो एक चीज समझ में आ गया कि सर ग्लूकोज के दो स्ट्रक्चर होंगे, एक अल्फा डी ग्लूकोज और एक बीटा डी ग्लूकोज। इसका मतलब जो सर पहले साइंटिस्ट लोगों ने रिएक्शन पढ़ाया था, जिसने रिएक्शन कराया था, वो क्या गलत थे? नहीं, वो गलत नहीं थे, वो गलत नहीं थे। तो फिर सही क्या है सर? तो सही क्या है उसको अभी देखते हैं, लेकिन पहले अल्फा डी ग्लूकोज क्या है, बीटा डी ग्लूकोज क्या है, इसके बारे में आप लोग नोट कर ले। ये क्या है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेटेड से क्या मिला? अल्फा डी। एंड हॉट एंड कंसंट्रेटेड से क्या मिला? बीटा डी। नोट करें। अब देखो बच्चों, सुनना मेरी बात को। अब जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था, हमें क्या मिला था? ये स्ट्रक्चर मिला था। सुनोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। C डबल बॉन्ड OH, यहां पर CH2OH, यहां पर OH, यहां पर OH, यहां पर OH और यहां पर OH। ग्लूकोज के बारे में पता चला कि इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं, और यह भी पता चला कि ग्लूकोज जो होता है साइक्लिक रिंग में है, क्योंकि ये बाद के तीनों जो इसके रिएक्शन कराया गया और नहीं हुआ, तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर तो ग्लूकोज का नहीं है सर। क्योंकि ओपन चेन स्ट्रक्चर इस तरह से ग्लूकोज होता तो NH2OH से इसका पेंटाएसिटेट रिएक्शन करता, हाइड्रोजन बाइसल्फाइड टेस्ट देता, या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट टेस्ट से सल्फाइड टेस्ट देता, और सिर्फ रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता। तो फिर और क्या हो सकता है? तो सर देखो, एल्डिहाइड है और यहां पर अल्कोहल है। एल्डिहाइड और अल्कोहल आपस में मिलके कौन सा रिएक्शन करेंगे? तो सर एल्डिहाइड और अल्कोहल आपस में रिएक्शन करेंगे तो पहले हेमीएसिटल मिलेगा। अब यहीं से साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज के बारे में पता चलता है। दूसरी चीज ये भी पता चला कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसके अंदर 6 मेंबर रिंग होता है। क्या होता है? 6 मेंबर रिंग होता है। तो 6 मेंबर रिंग तो तभी पॉसिबल है क्योंकि यहां से रिएक्शन करेगा तो एक ऑक्सीजन जाके इस पे अटैक करेगा, तो ये ऑक्सीजन जाके इस पे अटैक किया तो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर का रिंग हो गया। मतलब ये OH जाके अटैक करेगा और ये OH के पास लोन पेयर है और ये जाके जिस इस पे अटैक करेगा तो 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। मतलब इसका जो 5th कार्बन है जहां से DL कॉन्फ़िगरेशन आपने लिया था वही जाके इस अल्कोहल पे अटैक कर रहा है। तो चलो अटैक कराते हैं और अटैक कराने के बाद देखते हैं कि किस तरह से इसके दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो सबसे पहले अटैक कराना है तो सुनना मैंने क्या किया, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को पकड़ा और ऐसे रख दिया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को लिया और ऐसे रख दिया। जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल को लेंगे और ऐसे रख देंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O। और मान लो कि यहां पर H है। अब ऐसे रखे हो, ऐसे रख रहे हो, सुनना, इसको ऐसे उठा के रख दिया तो ये OH कहां आया? नीचे की तरफ। ये OH कहां चला गया? ऊपर की तरफ। ये OH कहां आया? नीचे की तरफ। ये OH भी कहां आएगा? नीचे की तरफ। यहां पर H और यहां पर CH2OH।
बात आती है कि किस OH को रिएक्शन कराना है, तो आप बोलोगे कि सर ये 5वें कार्बन का 1 2 3 4 5 इस कार्बन के OH का रिएक्शन कराना था। तो चलो भाई इस कार्बन के OH को बोलते हैं कि तुम रिएक्शन करो, तो बोलेगा कि मुझे पहले इसके पास ले चलो, तो हमें क्या करना होगा, इसको यहाँ तो इसको यहाँ। आप बोलोगे सर एक बार इंटरचेंज आपने कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन तो इसका चेंज हो जाएगा। मैं बोलूँगा कोई बात नहीं, एक बार और इंटरचेंज कर दो, ये जो CH2OH यहाँ आया है उसको यहाँ और H को यहाँ रख दो, क्या बना होगा, यहां पर आ गया सर CH2OH। पहले देखो ये C डबल बॉन्ड O, यहां पर मान लो H है, यहां पर OH, यहां पर OH, यहां पर OH। अब देखो दो बार इंटरचेंज, तो ये यहां आया ये यहां आया, तो पहले तो यहां OH आ गया, तो CH2OH यहां पर आया, एक बार और इंटरचेंज करेंगे तभी कंफिगरेशन वो रहेगा। तो CH2OH यहां आया, उसको यहां और H को यहां, तो यहां पर CH2OH और यहां पर H। अब सुनना बेटा, यहां से तुम्हें साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज मिलने वाला है। आप बोलोगे कि सर यहां देखो ये H है, ये CH2OH है, डबल बॉन्ड O है और यहां OH है, चारों अलग अलग ग्रुप है, और ये sp2 कार्बन है, इसलिए ट्राइगोनल प्लेनर है। तो इस OH का अटैक ऐसे भी हो सकता है, इस OH का अटैक ऐसे भी हो सकता है। अगर OH ने, सुनना अच्छी तरह से, अगर OH ने इधर अटैक किया तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, O- इधर चला जाएगा, और OH ने पीछे से अटैक किया तो ये इधर की तरफ चला आएगा। मतलब यहां पर दो पॉसिबिलिटी है, एक तो अटैक इधर से हो OH का, और एक दूसरा अटैक इधर से हो। तो अगर मान लो कि इधर से अटैक हुआ तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ तो O- इधर, और इधर से अटैक हुआ तो O- इधर। तो यहां से तुम्हें ये पता चलेगा कि दो तरह के यहां से स्ट्रक्चर बन सकते हैं। क्या बनेगा, सुनना, C डबल बॉन्ड O था सर, ये यहां कार्बन पे OH था, यहां कार्बन पे OH था। सॉरी, फिर से मैं इसे बना रहा हूं क्योंकि दो स्ट्रक्चर बनाना है ना। देखो ये C डबल बॉन्ड O था बेटा, यहां का कार्बन का OH नीचे था, ये OH ऊपर था, यहां OH नीचे था, यहां CH2OH था, यहां H था, और यहां का OH से जाके इधर से अटैक किया। तो जब ये इधर से अटैक किया तो ये बॉन्ड नीचे ब्रेक हो जाएगा, मतलब O- नीचे आ जाएगा, और H तो था ही यहां पर एक। अब सुनो, O ने अपना लोन पेयर दे के बॉन्ड बनाया है तो O पे प्लस चार्ज आएगा, तो यहाँ O पे एक H भी है और एक प्लस चार्ज भी है। O पे प्लस चार्ज अनस्टेबल, यहाँ से H प्लस निकलेगा, जैसे दूर जा रहा होगा ये H प्लस सुनते रहना, तब जाके समझ में आएगा। ये O ने अपना लोन पेयर दे के बॉन्ड बनाया तो O पे प्लस चार्ज, ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ O पे माइनस चार्ज, ये दोनों बॉन्ड बना लिया है O पे प्लस चार्ज अनस्टेबल, H प्लस निकला, जैसे बाहर जा रहा होगा O- बोलेगा कि मेरे पास आ जाए। दूसरा ये हो सकता है कि अगर ये नीचे से अटैक किया होता तो ये बॉन्ड ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ होता, तो O- ऊपर गया होता तो क्या बना होता, कार्बन यहां पर सर O- बना होता। या पहले मैं C डबल बॉन्ड O बना के कर दे रहा हूं, ये C डबल बॉन्ड O है, यहां OH, यहां OH, यहां OH, यहां CH2OH, यहां H, यहां OH। नीचे से आके अटैक किया होता तो मान लो कि ये इधर से अटैक किया तो ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक हुआ, मतलब O- ऊपर चला गया, यहां H, क्योंकि ये O पे प्लस चार्ज आया होगा, क्योंकि ये OH था सर, O पे प्लस चार्ज आया है, H प्लस निकलेगा, H प्लस दूर जाना चाहेगा तो O- बोलेगा कि मेरे पास आ जा। तो ये दो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बन गए। यहां पर देखो OH इस कार्बन का, यही ना डबल बॉन्ड होता, इस कार्बन का OH, फिर से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, अरे यही C डबल बॉन्ड O था ना। कैसे पता चलेगा सर, जिस कार्बन पे एक OH आया है और उसी कार्बन से एक O भी रिंग का जुड़ा हुआ है, वही तो था डबल बॉन्ड वाला कार्बन, वही तो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन था। तो इस कार्बन का OH नंबरिंग करना है तो कर ले, यही एल्डिहाइड था, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6।
तो देखो ना, फिफ्थ कार्बन का जो CH2OH है और फर्स्ट कार्बन का जो OH है वो सेम साइड है। यहां पर फिफ्थ कार्बन का CH2OH और फर्स्ट कार्बन का OH अपोजिट साइड है। CH2OH ऊपर, OH नीचे, बाकी सब तो सेम ही है। नीचे OH, नीचे OH, ऊपर OH, ऊपर OH, नीचे OH, नीचे OH। तो सुनना आप मेरी बात को, फर्स्ट कार्बन का OH और फिफ्थ कार्बन का CH2OH अपोजिट साइड है। कहां है? अपोजिट साइड। तो इसे बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। क्या बोलेंगे? अल्फा डी ग्लूकोज। फिफ्थ कार्बन का CH2OH, फर्स्ट कार्बन का OH कहां है? अपोजिट साइड। तो क्या बोलेंगे? अल्फा डी ग्लूकोज। सिमिलरली अगर फिफ्थ कार्बन का CH2OH और फर्स्ट कार्बन का OH सेम साइड है तो इसे क्या बोलेंगे? बीटा डी ग्लूकोज। ये क्या था? अल्फा डी ग्लूकोज। यहां लिख रहा हूं अल्फा डी ग्लूकोज। और ये क्या है? बीटा डी ग्लूकोज। किसे देखना है? यहां पर लिख दे रहा हूं फिफ्थ कार्बन का OH, फिफ्थ कार्बन का CH2OH, एंड फर्स्ट कार्बन का OH। अगर सेम है, सेम साइड है, तो बोलेंगे उसको बीटा डी ग्लूकोज, और अपोजिट है तो उसे अल्फा डी ग्लूकोज। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मिला, जिसमें फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड कहां था? फर्स्ट कार्बन पे। यहां भी अल्डिहाइड ग्रुप कहां था? फर्स्ट कार्बन पे। तो अगर अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को देखो, सुनना अच्छी तरह से बेटा, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को देखो तो फर्स्ट कार्बन के क्रॉस टोल कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है। क्या हुआ है? फर्स्ट कार्बन के क्रॉस कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है, बाकी सब तो सेम ही है। तो ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन यही फर्स्ट कार्बन है। तो फर्स्ट कार्बन के क्रॉस कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है। दिस फंक्शनल ग्रुप कार्बन, दिस फर्स्ट कार्बन इज कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन। इसका नाम क्या है? एनोमेरिक कार्बन। मतलब ग्लूकोज के केस में जो फर्स्ट कार्बन होगा जिसपे OH और यहां पर O और कार्बन OR अटैच्ड है। OH OR मतलब इसको क्या हम लोग बोलेंगे? हेमी एसिटल। क्या बोलेंगे? हेमी एसिटल। क्या बोलेंगे? हेमी एसिटल। तो हेमी एसिटल वाला जो कार्बन है, दैट कार्बन इज फंक्शनल ग्रुप कार्बन, और इसी को यहां पर बायोमोलिक्यूल में हम लोग बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। अब एनोमेरिक कार्बन पर चेंज आया है, इसलिए अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के बीच का रिलेशन क्या होगा? एनोमर होगा। मतलब ये कि अल्फा डी एंड बीटा डी ग्लूकोज आपस में क्या है? एनोमर्स है। एनोमेरिक कार्बन क्या है? फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन। ग्लूकोज के केस में फर्स्ट कार्बन इज द एनोमेरिक कार्बन, और चूंकि इसी के रेस्पेक्ट में कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, बाकी सब तो सेम है, तो क्या बोलेंगे? एनोमर्स। तो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर। अगर ग्लूकोज की बात किया जाए तो ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज का ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। पहले नोट करें, उसके बाद इसको एक और स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, और स्ट्रक्चर, इसे पहले नोट करें, उसके बाद बताता हूं। हाँ भाई, तो हमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मिल चुका है, और ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर था। याद करना है कैसे? यहां पर O है सर, यहां से याद करते हैं सर। नीचे नीचे, ऊपर, और इस कार्बन पर भी नीचे। यहां CH2OH और यहां पर H। सिमिलरली यहां ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ऊपर CH2OH, यहां पर OH OH OH, ये है H, ये है H, ये है H।
दिस इज साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, और ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा। यहां का OH यही है ना फर्स्ट कार्बन, यही एनोमेरिक कार्बन है, यही एनोमेरिक कार्बन जहां पर मैंने स्टार बना रखा है। क्यों एनोमेरिक कार्बन है? क्योंकि यही हेमिएसिटल है, यही हेमिएसिटल है, यही फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है। तो ये कौन सा ग्लूकोज है आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे कि सर यहां का OH और यहां का CH2OH, यहां का OH और यहां का CH2OH आपस में कहां है? अपोजिट है। कहां है बेटा? अपोजिट है। और जब ये अपोजिट है आपस में तो इसे आप क्या बोलोगे? अल्फा डी ग्लूकोज। और सेम साइड है तो क्या बोलोगे? बीटा डी ग्लूकोज। सर ओपन चेन स्ट्रक्चर भी ग्लूकोज का आपने बताया था, C डबल बॉन्ड OH और यहां पर CH2OH। ये OH था सर, ये OH था, ये OH था, रामलाल राम राम, और ये OH था। अब देखो ये क्या है? हेमिएसिटल। क्या है बेटा? हेमिएसिटल। एक कार्बन पे OH है, OR है, हेमिएसिटल। आपको याद हो कि हेमिएसिटल वाला रिएक्शन जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था कि अल्डिहाइड की टोन में अगर आप अल्कोहल डालोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में पहले हेमिएसिटल बनेगा, बाद में एसिटल बन जाएगा। और अगर आप H2O डाल दिए तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और फिर से अल्डिहाइड की टोन बन जाएगा। अब बात सुनना मेरी, अगर इस ग्लूकोज को या इस ग्लूकोज को लिया और दोनों में पानी मिला दिया तो पानी मिला दिया तो हेमिएसिटल से कहां चला जाएगा? अल्डिहाइड फॉर्म में। रिएक्शन कहां चला आएगा? बैकवर्ड। अल्कोहल का जो रिएक्शन होकर हेमिएसिटल बनाता है वो अब क्या हो जाएगा? अल्डिहाइड फॉर्म में चला जाएगा। तो जैसे ही हमने इसमें पानी मिलाया पहले ओपन चेन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और ओपन चेन फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद जब ये क्लोज चेन में जाएगा तो ये भी बन सकता है स्ट्रक्चर और ये भी बन सकता है स्ट्रक्चर। अब थोड़ा सा सुनना मेरी बात को। एक चीज तो ये समझ में आ गया कि ग्लूकोज के केस में जो C1 है फर्स्ट कार्बन, दैट इज कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन। इसको क्या बोलेंगे बेटा? एनोमेरिक कार्बन। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में क्या है? एनोमर्स। एनोमर्स ऑफ ईच अदर। अब आप क्या देख रहे हो कि चूंकि एक ही कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है और आपने देखा कि मोनोसैकेराइड में अगर एक ही कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तो उसे क्या बोलते हैं? एपीमर्स। तो ये आपस में क्या है? एपीमर्स भी है। फर्स्ट पॉइंट आपको ये देखने को मिला कि C1, सेकंड पॉइंट ये देखने को मिला, थर्ड पॉइंट आपस में एपीमर्स है। मतलब ये कह सकते हो कि एनोमर्स जो होंगे एपीमर्स होंगे, लेकिन एपीमर्स एनोमर्स नहीं होंगे, क्योंकि एनोमर्स का कंडीशन है कि फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन एनोमेरिक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होना चाहिए, जबकि एपीमर्स का क्या कंडीशन था कि किसी भी एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होना चाहिए। तो एक यहां से पॉइंट मिला, ऑल एनोमर्स are apimers, but reverse is not true. लेकिन इसका रिवर्स क्या है? ट्रू नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें यहीं पर, तो भाई कुछ कायरल कार्बन चेंज हो रहे हैं, कुछ नहीं चेंज हो रहे हैं। और ये मैंने ऑप्टिकल में भी आपको बताया था कि सभी के सभी एनोमर्स एपीमर्स होते हैं, लेकिन सभी के सभी एपीमर्स एनोमर्स नहीं होते हैं। सभी के सभी एपीमर्स डाइस्टेरियोमर्स होते हैं, लेकिन सभी के सभी डाइस्टेरियोमर्स एपीमर्स नहीं होते हैं। तो अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज के बीच का रिलेशन एपीमर्स का भी है, एनोमर्स का भी है, और साथ में ये डाइस्टेरियोमर्स भी होंगे। क्यों भाई? कुछ कायरल कार्बन चेंज हो रहे हैं, कुछ नहीं चेंज हो रहे हैं। तो आपस में डाइस्टेरियोमर्स भी है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो 6 कार्बन का स्ट्रक्चर जिसमें एक ऑक्सीजन है,
दिस इज कॉल्ड एज ए पाइरेन। इसका नाम क्या है? पाइरेन। इसीलिए 6 मेंबर ग्लूकोज का जो 6 मेंबर रिंग का स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड एज पाइरानोज स्ट्रक्चर। तो ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? पाइरानोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इसको हम लोग हावर्थ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो ये जो 6 मेंबर रिंग का स्ट्रक्चर है, हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज भी बोलते हैं। और एक लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो ओपन चेन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, इसमें कायरल कार्बन 1 2 3 4। तो कायरल कार्बन की बात किया जाए तो यहां पर क्या लिखेंगे? 4 कायरल कार्बन। यहां की बात करा जाए चाहे इसमें, ये भी कायरल कार्बन, ये भी और ये भी। तो यहां पर कायरल कार्बन कितने हैं? 5 कायरल कार्बन। मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हैज 5 कायरल कार्बन, while ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हैज 4 कायरल कार्बन। तो इसे नोट करें, इससे रिलेटेड और चीजों को अभी देखते हैं। हाँ बच्चों, तो आपने क्या देखा कि ग्लूकोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो ये है। सर, दिस इज ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अगर इसी ग्लूकोज के हम साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें तो आप बोलोगे सर 2 स्ट्रक्चर बनेंगे। एक तो ये स्ट्रक्चर था जिसमें यहां का CH2OH और यहां का OH सेम साइड था। ये कौन सा फॉर्म है बेटा? तो आप बोलोगे कि सर दोनों सेम साइड है, ये OH और ये CH2OH दोनों ऊपर है, तो इसे क्या बोलेंगे? बीटा डी ग्लूकोज। एक दूसरा स्ट्रक्चर था, मैं पूछूंगा कि ये स्ट्रक्चर कौन सा होगा, तो आप बोलोगे सर फर्स्ट कार्बन का OH और 5th कार्बन का CH2OH अपोजिट है, तो ये है अल्फा डी ग्लूकोज। अब सुनना मेरी बातें, यहां से एक इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आएगा, म्यूटा रोटेशन। ये अल्फा डी ग्लूकोज की बात किया जाए, ये अल्फा डी ग्लूकोज की अगर बात किया जाए और बीटा डी ग्लूकोज की बात किया जाए, तो अल्फा डी ग्लूकोज का जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है, अल्फा डी ग्लूकोज का ऑप्टिकल रोटेशन जो होता है वो कितना होता है? अल्फा डी ग्लूकोज का ऑप्टिकल रोटेशन 112.2 डिग्री, और बीटा डी ग्लूकोज का जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है वो होता है 18.7 डिग्री। ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, इसलिए प्लस का साइन है, साइन नहीं है इसका मतलब प्लस का साइन है। तो ये क्या है? ऑप्टिकल रोटेशन। अब सुनो, इन दोनों में से किसी भी ग्लूकोज को लिया गया और उसको पानी में मिला दिया गया, पानी में घोल दिया गया, तो बताओ ये अभी हेवी एस्टल फॉर्म में है, H2O मिलाएंगे तो अपने कौन से फॉर्म में जाएगा? तो आप बोलोगे सर H2O जैसे ही मिलाओगे अपने ओपन चेन फॉर्म में जाएगा, चला गया। अब इसमें जैसे ही H2O मिलाया, ये अपने ओपन चेन फॉर्म में अल्डिहाइड फॉर्म में चला गया। अब जब ये रिएक्शन करेगा तो चाहे यहां पर तुम पानी मिलाए हो ये अल्फा फॉर्म में, चाहे बीटा फॉर्म में, जब ये ओपन चेन फॉर्म बना और फिर से साइक्लाइजेशन होगा तो ये दोनों फॉर्म में चला जाएगा, क्योंकि इधर से अगर साइक्लाइजेशन हुआ तो बीटा, तो इधर से हुआ तो अल्फा। तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे ही हमने H2O मिलाया किसी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में, तो सबसे पहले ये ओपन चेन फॉर्म में गया और उसके बाद तीनों फॉर्म में चला गया, और ये तीनों फॉर्म आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तीनों फॉर्म कहां रहते हैं? आपस में इक्विलिब्रियम में, जिसमें ये होता है 63.8% और ये होता है 36% और ये होता है 0.2%। इसका ऑप्टिकल रोटेशन जो है 57 के आसपास होता है।
तो जब किसी भी स्ट्रक्चर को लिया, हमने 100% इसको लिया तब भी ये तीनों बना, हमने 100% इसे लिया तब भी ये तीनों बना, और तीनों आपस में इक्विलिब्रियम में आ गए 63.8%, 36% एंड 0.2%। और जो इनका रोटेशन होता है, जो इनका रोटेशन होता है वो कितना होगा, तो आप क्या लिखोगे, 63.8 इंटू 18.7 प्लस 36 इंटू 112.2, और ये तो 0.2 है, बहुत नेग्लेजिबल है, तो इससे कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन चाहो तो लिख सकते हो प्लस 0.2 इंटू 57 डिवाइडेड बाई टोटल कितना है 100%, कितना है 100%, तो डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 100, और यहां से ये कितना आ जाएगा 52.2 डिग्री। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, किसी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का ले रहे हो और उसे एक्वस मीडियम में आप डाल रहे हो, तो पहले वो तीन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जा रहा है और वो तीनों स्ट्रक्चर आपस में इक्विलिब्रियम में है। तो चाहे आप 100% इसको लो, चाहे आप 100% इसको लो, ऑप्टिकल रोटेशन तो चेंज होकर 52.2 डिग्री ही होना है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन। इफ एनी साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आइदर अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज is taken in aqueous medium, then it first converted into open chain form, and then both the cyclic form, these three structures, alpha D glucose, beta D glucose and open chain form of glucose are in equilibrium with 36.8% of beta D glucose, 36% of alpha D glucose and 0.2% of open chain form of glucose. Optical rotation of alpha D glucose is 112 degree. Optical rotation of beta D glucose is 18.7 degree, while optical rotation of open chain form is 57 degree. The equilibrium of these three structure and rotation becomes 52 degree centigrade from either of any cyclic structure. Either this is 100% or this is 100%. आप चाहे इसको 100% लो, चाहे आप इसको 100% लो, इसका एक को सोल्यूशन मिलाओगे तो जो हमें नेट ऑप्टिकल रोटेशन मिलेगा 52.2 डिग्री, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन। तो म्यूटा रोटेशन क्या होगा, व्हेन आइदर साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज टेकन इन एक्वस मीडियम, देन इट चेंजेस इन थ्री फॉर्म्स, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज एंड ओपन चेन फॉर्म, एंड these three forms are in equilibrium and their equilibrium rotation is 52.2 degree. This is called as म्यूटा रोटेशन। अब म्यूटा रोटेशन क्यों होगा भाई, यहां पर OH है, यहां पर OH है, इस कायरल कार्बन इस एनोमेरिक कार्बन पर OH है, एनोमेरिक कार्बन पर जब OH है तभी तो H2O जाएगा, H2O में आपने मिलाया, यहां से H+ निकाला, यहां से H+ निकाला तो यहां माइनस चार्ज आया, O पे माइनस इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि कार्बन हाइड्रोजन छोड़कर बाकी सबको बाहर निकाल देता है, तो ये यहां से टूट जाएगा, ओपन चेन फॉर्म बन जाएगा। मतलब एनोमेरिक कार्बन का OH फ्री होगा तभी म्यूटा रोटेशन होगा, और अगर फ्री नहीं हुआ तो म्यूटा रोटेशन नहीं हुआ। पहले इसे आप नोट कर लें, इसके बाद म्यूटा रोटेशन के बारे में लिखता हूं। तो यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है। पहला पॉइंट जो समझाया था मैंने कि हमने किसी भी साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज को लिया, किस चीज में, एक्वस मीडियम में, प्योर चाहे अल्फा डी ग्लूकोज हो चाहे बीटा डी ग्लूकोज हो। अल्फा डी ग्लूकोज जिसका ऑप्टिकल रोटेशन कितना था 112 डिग्री, और बीटा डी ग्लूकोज का ऑप्टिकल रोटेशन 18.7 डिग्री। तो चाहे आपने जो भी लिया एक्वस मीडियम में ले लिया तो उसका ऑप्टिकल रोटेशन कितना हो गया 52.2 डिग्री। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन। चाहे जिस साइक्लिक फॉर्म ग्लूकोज का लो, लेकिन आपने उसको एक्वस मीडियम में ले लिया तो तीन स्ट्रक्चर आ जाएंगे इक्विलिब्रियम में, और उनका ऑप्टिकल रोटेशन भी एक हो जाएगा, क्या 52.2 डिग्री। तो ये जो चेंज हुआ ऑप्टिकल रोटेशन का, उसी को बैलेंस हुआ, इक्विलिब्रियम में आ गया ऑप्टिकल रोटेशन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन। दूसरा पॉइंट, द कार्बोहाइड्रेट विच शो म्यूटा रोटेशन आर रिड्यूसिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो म्यूटा रोटेशन को शो करेगा वो रिड्यूसिंग होगा, और म्यूटा रोटेशन को कौन शो करेगा, जिस पर एनोमेरिक कार्बन पर OH रहेगा, वही मैं लिखूंगा। ऑल मोनोसैकेराइड्स और ऑल डाइसैकेराइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज
सभी के सभी मोनोसैकेराइड, सभी के सभी डाइसैकेराइड सुक्रोज को छोड़कर म्यूटा रोटेशन भी शो करते हैं और रिड्यूसिंग नेचर के भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा गया है कि बीटा डी ग्लूकोज इज मोर स्टेबल देन अल्फा डी ग्लूकोज। क्यों भाई? क्योंकि एक सोल्यूशन में बीटा डी ग्लूकोज 63.8 डिग्री परसेंट था और अल्फा डी ग्लूकोज 36% था। मीटा रोटेशन कैसे देखना है? एनोमेरिक कार्बन पे OH फ्री होगा, मतलब OH होना चाहिए। तो म्यूटा रोटेशन शो करेगा और म्यूटा रोटेशन शो करेगा तो रिड्यूसिंग भी होगा। तो पहले आप इसे नोट करें, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ कंसेप्ट्स और देखेंगे। जो एक क्वेश्चन दिया गया है, जो अभी हमने कंसेप्ट बताया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल शो म्यूटा रोटेशन, या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर। मैंने बताया है जो म्यूटा रोटेशन शो करेगा वो रिड्यूसिंग नेचर का होगा, जो नहीं शो करेगा वो नॉन रिड्यूसिंग नेचर का होगा। तो उसके लिए मैंने क्या अभी लिखा था कि एनोमेरिक कार्बन का OH फ्री होना चाहिए। देखो तो एनोमेरिक कार्बन कौन सा है? ऐसा कार्बन जिसपे OH और OR था। तो देखो इसी कार्बन से दो अटैच है ना, ये OH होगा, बाद में रिएक्शन करके ईथर बन गया, लेकिन इसी कार्बन पे दो ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ पर इसी कार्बन पे दो ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ पर दो इसी कार्बन पे दो ऑक्सीजन अटैच है और यहाँ पर इसी कार्बन पे दो ऑक्सीजन अटैच है। तो एनोमेरिक कार्बन को मैंने स्टार बना लिया। अब देखना है कि किस एनोमेरिक कार्बन पर OH है। इस कार्बन से पूछो तुम्हारे पास OH फ्री है क्या? बोलेगा नहीं। इससे पूछो OH फ्री है क्या? बोलेगा नहीं। इससे पूछो तुम्हारे पास OH फ्री है क्या? तो बोलेगा हाँ। तो तुम म्यूटा रोटेशन शो करेगा क्या? तो बोलेगा हाँ। तो रिड्यूसिंग होगा क्या? तो बोलेगा हाँ। तुम्हारे पास OH फ्री है क्या? बोलेगा नहीं। तो रिड्यूसिंग होगा? नहीं। म्यूटा रोटेशन शो करेगा? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? इस तरह से। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो म्यूटा रोटेशन एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रिड्यूसिंग शुगर। देखो 5 मेंबर रिंग और एक ऑक्सीजन, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पाइरेन। इसका नाम क्या है? पाइरेन। इसलिए जो ग्लूकोज का ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पाइरानोज स्ट्रक्चर। तो जो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाइरानोज स्ट्रक्चर। किसे बोलते हैं? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को। तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पाइरानोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। फर्स्ट ऑप्शन रहेगा अल्फा डी ग्लूकोज, सेकंड ऑप्शन रहेगा बीटा डी ग्लूकोज, थर्ड ऑप्शन रहेगा ओपन चेन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड फोर्थ ऑप्शन रहेगा बोथ अल्फा डी एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो आंसर क्या होगा? बोथ अल्फा डी एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो इसे नोट करें, उसके बाद फ्रक्टोज की बात करते हैं। हम लोग बात करेंगे फ्रक्टोज की। तो अगर फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद है ना यार? फर्स्ट ऊपर अल्डिहाइड होता था और यहां CH2OH होता था। सर राइट लेफ्ट राइट राइट, राम लाल राम राम। ये ग्लूकोज था सर, फ्रक्टोज बनाना है, कुछ नहीं करना है बेटा, सेकंड कार्बन को मिटा दे और यहां कार्बन एक ला दे और यहां डबल बॉन्ड O कर दे और इसे CH2OH कर दे। दिस इज फ्रुक्टोज। कौन सा है सर? OH राइट साइड है तो इसलिए ये डीप फ्रक्टोज होगा। सर बात करते हैं इस फ्रक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर का। मेथड ऑफ प्रिपरेशन वही था, सुक्रोज को आपने क्या किया? हाइड्रोलाइसिस किया, तो अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज मिला। उसके बाद रिएक्शन कराया गया, बहुत सारी चीजों के बेसिस पे ये बताया गया कि ये इसका स्ट्रक्चर है। अब इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो वही बात है यार, इसको ऐसे रखो तो सर यहां पर आ गया C डबल बॉन्ड O।
यहां पर एक कार्बन आएगा सर, एक कार्बन यहां आएगा, यहां पर जो कार्बन आएगा उसका OH ऊपर रहेगा, और यहां पर जो कार्बन आएगा इसका OH नीचे रहेगा। इस कार्बन के साथ एक CH2OH भी अटैच है सर। हाँ बेटा है, ये OH ऊपर चला जाएगा, ये OH नीचे आएगा। इसके साथ एक और कार्बन है सर, इसका OH नीचे है, CH2OH ऊपर है। CH2OH ऊपर नहीं है, CH2OH यहां पर है, और H ऊपर है। देख ले 6 कार्बन हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 हो गया सर। इस OH को रिएक्शन कराना है, क्यों? क्योंकि फ्रक्टोज के बारे में ये पता चला कि ये 5 मेंबर रिंग है, और 5 मेंबर रिंग जो है यहीं से बन सकता है। 5 मेंबर रिंग जो है वो कहां से बन सकता है? 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन यहां आएगा, CH2OH यहां आएगा। तो चलो अब एक्सचेंज करते हैं। देखो एक बार एक्सचेंज करोगे तो ये OH को अटैक कराना है, ये OH यहां आएगा तभी अटैक होगा। तो ये OH यहां ला दिया, CH2OH यहां ला दिया। आप बोलोगे सर प्रॉब्लम हो गया, क्या प्रॉब्लम हुआ? आपने एक बार इंटरचेंज कर दिया, एक बार और इंटरचेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस CH2OH को उठाया, यहां पर कर दिया, और यहां पर क्या ला दिया? H ला दिया। आप बोलोगे सर अब सही है, अब बढ़िया है, अब कोई तकलीफ नहीं है। फिर से वही बात, ये sp2 कार्बन है, ट्राइगोनल प्लेनर, ऊपर से भी अटैक, नीचे से भी अटैक। तो सुनना यहां से 2 स्ट्रक्चर क्या बनेगा बेटा? ये ऑक्सीजन, सुनना अच्छी तरह से मैं बता रहा हूं, ये ऑक्सीजन इधर से अटैक किया तो ये O नीचे आ जाएगा। कितने मेंबर का? 1 2 3 4 5 मेंबर का रिंग। तो 5 मेंबर का रिंग बनेगा, जिसमें एक तो ऑक्सीजन है सर, ये ऑक्सीजन मैंने बना दिया। यहां पर एक कार्बन आया सर, इस कार्बन का OH नीचे रख दिया, इस कार्बन का OH मैंने नीचे रख दिया, और CH2OH ऊपर हो गया, और नीचे से तो एक कार्बन अटैच था ही, इसका OH ऊपर, फिर इसका OH नीचे, और इससे ये अटैच था, इसका CH2OH ऊपर था और H नीचे था। दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल मैं बनाने के लिए बोलूंगा, बेटा यहां H होगा, ये तो बनाने की जरूरत नहीं है ना। दूसरा अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए बोलूंगा तो तुम क्या बोलोगे कि सर ये नीचे से अटैक करे तो ये ऊपर जाए। स्ट्रक्चर क्या बनेगा सर? सेम बनेगा। यहां पर अब OH चला जाएगा, और यहां पर CH2OH चला जाएगा। यहां पर सर OH है, यहां H, यहां सर OH है, यहां H, यहां CH2OH है, और यहां पर H है। ये 2 फॉर्म बन गए। क्या मैंने बताया था? एनोमेरिक कार्बन कौन सा है? जिसमें एक OH है और एक OR है। दिस इज एनोमेरिक कार्बन। 1 2, यहीं से नंबरिंग करोगे ना, जहां से कीटोन पास पड़े 1 2। ऐसा नहीं कि यहां से कर देना। कंपाउंड का जब नंबरिंग करते हैं तो टर्मिनल टू टर्मिनल 1 2। ये सेकेंड कार्बन जो है एनोमेरिक कार्बन है। कैसे पता चला? एक ही कार्बन पे OH और OR है। दिस इज एनोमेरिक कार्बन। बताए यहां अल्डिहाइड है कि कीटोन है? आप बोलोगे सर ये कीटोन है। क्या है? कीटोन। ये क्या है बेटा? ये कीटोन है, ये कीटोन मॉलिक्यूल है। तो यहां पर हेमी एस्टर बनेगा कि हेमी केटल? तो आप बोलोगे कि हेमी केटल सर। ये एनोमेरिक कार्बन का OH और 5th कार्बन का CH2OH अपोजिट साइड है, इसलिए अल्फा बोलेंगे, अल्फा डी फ्रक्टोज। अपोजिट है तो अल्फा डी फ्रक्टोज, और सेम साइड है तो क्या बोलेंगे? बीटा डी फ्रक्टोज। डी क्यों आया? क्योंकि OH लास्ट कार्बन का राइट साइड था। अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज, इन दोनों का ये स्ट्रक्चर है। क्योंकि ये 5 मेंबर रिंग है, और 5 मेंबर रिंग में अगर बात करें तो इस मॉलिक्यूल को देखो, यहां मैं लिख रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज फ्यूरेन। इस मॉलिक्यूल को जब फ्यूरेन बोलते हैं तो इस 5 मेंबर रिंग वाले फ्रक्टोज मॉलिक्यूल का जो नाम होगा फ्यूरानोज। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, मतलब जो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज होगा उसको फ्यूरानोज, और इसे हावर्थ स्ट्रक्चर तो बोलते ही हैं। तो ये है फ्रक्टोज मॉलिक्यूल का साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये ओ ऊपर से भी अटैक कर सकता था, नीचे से भी।
तो यहां पर दो मिले, ये दोनों का आपस में रिलेशन क्या होगा, एनोमर्स का। ये दोनों आपस में क्या होंगे, एनोमर्स होंगे। तो ये है बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। आपने पढ़ा था टॉलेंस रिएजेंट के बारे में, आपने पढ़ा था फेलिंग के बारे में। फेलिंग ने क्या बोला था, टॉलेंस सिल्वर मिरर टेस्ट देता था। फेलिंग क्या बोला था कि हम हेमी एसिटल और अल्डिहाइड को करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे। एक पॉइंट वहां पर छूट गया था अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में, जहां मैंने टॉलेंस फेलिंग की बात की थी, वहां पर जरूर नोट कर लेना टॉलेंस फेलिंग का काम क्या होता है। इट ऑल्सो ऑक्सीडाइजेज It also oxidizes alpha hydroxy ketone। मतलब फेलिंग सॉल्यूशन की बात कर लें, टॉलेंस की बात कर लें, तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन पे भी होता है। तो देखो कीटोन, ये फ्रक्टोज मॉलिक्यूल क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये भी रिड्यूसिंग होगा कि नहीं होगा, होगा। कि टॉलेंस रिएक्शन से रिएक्शन करेगा कि नहीं, टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन करेगा, फेलिंग रिएजेंट से रिएक्शन करेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूरानोज स्ट्रक्चर, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर किससे मिलता जुलता है, फ्यूरेन से। तो बच्चों ये था फ्रक्टोज के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डाइसैकेराइड्स, जिसमें माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे पॉलीसैकेराइड, स्टार्च और सेलुलोज की तरफ। आज का लेक्चर इतना ही। आप अच्छी तरह से ग्लूकोज फ्रक्टोज को तैयार करें, क्योंकि इसी पर बेस्ड कौन होगा, पॉलीसैकेराइड्स या डाइसैकेराइड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एनर्जी के साथ। थैंक यू। नीट आपका ही है।